नमस्कार। फिल्मों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके माध्यम से मानव जीवन के विविध पक्षों और उनके विकास को हम सहज रूप में समझ पाते हैं। वे उस दर्पण की भांति हैं जिसमें हम अपने समाज का चेहरा देख पाते हैं। इस वीडियो में प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा ने इतिहास के एक स्रोत के रूप में सिनेमा पर विचार किया है। उन्होंने कई फिल्मों का उदाहरण देते हुए बताया है कि फिल्में अपने युग की प्रतिध्वनि होती हैं। आप उन्हें सुने। O.S. फाउलर ने बिल्कुल सही कहा है, ए पिक्चर कन्वेज मोर देन वॉल्यूम्स। सत्यजीत रे भी कहते हैं, फिल्म एक चित्र है, फिल्म शब्द है, फिल्म नाटक है, फिल्म संगीत है, फिल्म एक कहानी है, फिल्म हजारों अभिव्यक्तिपूर्ण श्रव्य एवं दृश्य आख्यान है। मैं सत्यजीत रे के इस कथन में एक पंक्ति जोड़कर यह भी कहना चाहता हूं कि फिल्म हमारे इतिहास का एक प्रमाण, एक आईना भी है। फिल्मों ने मनोरंजन के साथ साथ जीवन के विविध पहलुओं को बदलते परिवेश में चित्रित किया है। वे हर युग में बदलती परिस्थितियों के साथ समाज के हर रूप और रंग को किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करती रही हैं। कह सकते हैं कि फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता जीवन में व्याप्त हर प्रकार की संवेदना को दिखाना है। फिल्में लोकगीत की भांति होती हैं। जिस प्रकार लोकगीतों में समाज और संस्कृति को अभिव्यक्ति मिलती है, उसी प्रकार फिल्में भी समाज और संस्कृति को अभिव्यक्त करती हैं। फिल्में समाज में गूंजने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। यदि हम कहें कि रुपहले पर्दे की कहानी समाज के बीच से ही होकर निकलती हैं, तो यह बात गलत नहीं होगी। मैं अपनी बात भारतीय हिंदी फिल्मों के संदर्भ में करूंगा। भारत में सिनेमा की यात्रा धार्मिक फिल्मों से शुरू हुई। इन फिल्मों का थीम धार्मिक होने के साथ साथ मिथकीय आख्यानों पर आधारित था। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के द्वारा वर्ष 1913 में निर्मित राजा हरिश्चंद्र इसी प्रकार की एक मूक धार्मिक फिल्म थी और भारतीय मिथकीय मन से गहरे तक जुड़ी थी। भारत के स्वतंत्र होने तक ऐसी अनेक फिल्में बनी जिनमें भगवान राम, भक्त प्रहलाद, भक्त हनुमान, कृष्ण सुदामा आदि उल्लेखनीय हैं। इसी के साथ रूमानी फिल्मों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। 1931 में आर्देशिर ईरानी की सवाक फिल्म आलम आरा और उसके बाद अरब का सौदागर, अली बाबा 40 चोर, अलिफ लैला, लैला मजनू जैसी कल्पित और प्रेम कथाओं पर आधारित कई फिल्में बनी। वरिष्ठ पत्रकार और समाजशास्त्री रामशरण जोशी कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र या समाज पराधीन होता है तो उसके प्रतिरोध की अभिव्यक्ति नकारात्मक होती है और यह नकारात्मक अभिव्यक्ति पौराणिक अथवा रोमानी पात्रों के माध्यम से व्यक्त होती है। परतंत्र देश की प्रजा ऐसे पात्रों के माध्यम से अपने शौर्य एवं आक्रोश को वाणी देने का प्रयास करती है। प्रारंभिक फिल्मकारों ने औपनिवेशिक भारत की इसी मनोसंरचना का खूब फायदा उठाया और धार्मिक एवं रूमानी फिल्में बनाई। यह सत्य है कि इस प्रकार की फिल्में इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, पर जिस प्रकार प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य में उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा आर्यों के उद्भव और भारत में उनके प्रसार का निर्धारण करने में मदद मिली है, उसी प्रकार इन फिल्मों में भी तत्कालीन समाज, संस्कृति, पर्यावरण आदि के संबंध में प्रसंगवश ही
यदि कुछ जानकारी मिलती है तो यह अस्वाभाविक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा वैदिक साहित्य एक धार्मिक साहित्य है। यदि इस साहित्य का प्रयोग कर इतिहास लेखन किया जा सकता है तो फिर इन फिल्मों के द्वारा क्यों नहीं। मुझे तो लगता है कि भूगोल एवं पर्यावरण आदि का इतिहास लिखने की दृष्टि से इन फिल्मों से काफी मदद मिल सकती है। भारतीय सिनेमा का प्रारंभिक काल भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का काल था। ब्रिटिश दासता से आजादी की हमारी लड़ाई मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेजेस को पार करती हुई गांधीयन फेज में प्रविष्ट हो चुकी थी। तर्क अथवा औचित्य एवं मानववाद पर आधारित धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का देशव्यापी प्रसार हो चुका था। ऐसे में फिल्में भी अप्रभावित कैसे रहती? उनमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठने लगे। इन मुद्दों को आधार बनाकर कई गैर पौराणिक और गैर रोमानी फिल्मों का निर्माण किया जाने लगा। भारतीय नवजागरण आंदोलन से प्रेरणा ग्रहण कर फिल्मकारों ने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर फिल्में बनाई। समाज का यथार्थ सिनेमा में दिखाई देने लगा। कई फिल्मकारों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़े विविध प्रभावों का फिल्मांकन किया। भारत का अनौद्योगिकरण, भारतीय कृषि का व्यापारीकरण एवं इनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों को कुछ फिल्मकारों ने एक मंजे हुए समाज विज्ञानी की तरह समझा और उन पर फिल्में बनाई। उत्तर औपनिवेशिक काल में किसानों की समस्या एवं महिलाओं की स्थिति पर कुछ बड़ी अच्छी फिल्में बनी। मैं विमल राय की 2 बीघा जमीन का उल्लेख करना चाहूँगा। 1953 में बनी यह फिल्म पूंजीपतियों द्वारा निर्धन किसानों की जमीन को हड़प लिए जाने की कथा कहती है। शंभू की 2 बीघा जमीन उसकी जीविका का एकमात्र साधन है, पर साहूकार अशिक्षित शंभू से वह जमीन छीनना चाहता है। साहूकार के चंगुल से अपनी जमीन को बचाने के लिए शंभू कलकत्ता आ जाता है और पैसा कमाने के लिए रिक्शा चलाने लगता है। पर अंत में वह एक हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी जमीन उससे छीन ली जाती है। फिल्म की एक एक घटना, दृश्य, पात्र सभी यथार्थ प्रतीत होते हैं और ऐसा लगता है कि विमल राय ने एक काल खंड को पर्दे पर जीवंत कर दिया है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 1957 में बनी महबूब खां की फिल्म मदर इंडिया का। यह फिल्म भी एक यथार्थ ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसका एक साक्ष्य, एक एविडेंस के रूप में प्रयोग कर एक विशेष कालखंड के इतिहास को एक फिल्मकार की दृष्टि से देखा जा सकता है। महबूब खां ने अपनी इस फिल्म में महाजनी सभ्यता की क्रूरता और अत्याचार से लड़ती नारी की कहानी कही है। लगभग इसी समय अर्थात 5वें दशक में भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण के युग का प्रारंभ हुआ। इनका उन क्षेत्रों के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका खूबसूरत फिल्मांकन B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में देखा जा सकता है। इसी प्रकार राज कपूर द्वारा अभिनीत जागते रहो में गांवों से पलायन और शहरों में उन गांव वासियों के संघर्ष और उनकी पीड़ा का फिल्मांकन किया गया है। हिंदी फिल्मों में निर्माता निर्देशक के रूप में राज कपूर का प्रवेश एक नए युग को जन्म देता है। उन्होंने आम आदमी के संघर्ष एवं महानगरीय जीवन की विसंगतियों को बड़ी सूक्ष्मता से अपनी फिल्मों में उतारा है। भारतीय सिनेमा राष्ट्र और समाज के परिवर्तनशील यथार्थ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है।
5वें दशक तक जहां भारतीय स्त्री को अबला एवं निरीह समझा जाता था, वहीं कालांतर में स्त्री के अस्तित्व एवं उसकी अस्मिता को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से स्थापित किया गया। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित एक ही रास्ता और धूल का फूल जैसी फिल्मों में समाज में विधवा की स्थिति एवं अविवाहित मातृत्व की समस्या से जूझने वाली स्त्रियों के जीवन को दिखाया गया है। इस प्रकार की फिल्मों में पुरुष प्रधान समाज की वर्चस्ववादी व्यवस्था एवं स्त्री के अंतर द्वंद्व को दिखाया गया है। पर कालांतर में बनी फिल्मों से संकेत मिलता है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तित हो रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बाद के दशकों में बनी फिल्मों में भारतीय स्त्री का एक नया रूप सामने आता है। मंडी, दामिनी, पिंजर, चांदनी बार ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हम स्त्री का एक नया रूप देखते हैं। इन फिल्मों की स्त्री सामंती संस्कारों एवं परिवार एवं समाज में पुरुष के वर्चस्व को चुनौती देती दिखाई देती है। उसमें पुरुष के साथ समानता एवं स्वतंत्रता की उत्कंठा है। इसी प्रकार यदि हम श्रमिक वर्ग की समस्याओं पर इतिहास लेखन करना चाहें तो हमारे पास सत्यकाम और काला सोना जैसी कई फिल्में उपलब्ध हैं। शहरीकरण एवं महानगरीकरण की विद्रूपताओं पर भी कई फिल्में बनी। अपने फिल्म शहर और सपना में ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। अब्बास कहते हैं कि महानगर की संस्कृति संवेदना शून्य होती है। बाद के वर्षों में भी इस विषय पर कई फिल्में बनी, जिनमें सत्या, कंपनी, हथियार, त्रिशूल, अग्निपथ और कई अन्य फिल्में उल्लेखनीय हैं। इधर कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि भारत तेजी से बदल रहा है। वह उपभोक्तावाद के युग में प्रवेश कर चुका है। इन फिल्मों में मानवीय संबंधों और संवेदनाओं का लोप होता हुआ दिखता है। मूल्यों और संस्थाओं का विखंडन होता हुआ दिखता है। सेक्स और हिंसा की वर्चस्वता दिखाई देती है। राजनीति का अपराधीकरण दिखता है। इस कुरूप यथार्थ का चित्रण राजनीति, गंगाजल और अपहरण जैसी फिल्मों में अत्यंत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विगत 2.5-3 दशकों में नए विमर्श सामने आए हैं। सिनेमा ने इनकी अनदेखी नहीं की है। उदाहरण के लिए मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट, तारे जमी पर, ब्लैक, पीपली लाइव, ट्रैफिक सिग्नल, वेडनेसडे जैसी कई फिल्मों में हिंदी सिनेकर्मियों ने 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में गतिशील भारत की आधुनिक प्रवृत्तियों का फिल्मांकन किया है। एक ओर जहां फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती या रेड लाइट पर होने वाले रोजगार एवं उससे जुड़े लोगों के जीवन का यथार्थ बताते हैं, वहीं दूसरी ओर 2010 की पीपली लाइव ने भारत की एक ज्वलंत सामाजिक समस्या किसानों की आत्महत्या की बात की है। भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या की स्थिति 1990 के बाद उत्पन्न हुई। प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक किसानों द्वारा आत्महत्या की रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। वर्ष 1997 से 2006 के मध्य 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या की। मॉनसून की विफलता, सूखा, ऋण का बोझ, बैंक, महाजन, बिचौलिए सभी मिलकर एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण करते हैं जिनसे निकल पाना किसान के लिए संभव नहीं हो पाता और वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है।
फिल्म निर्देशक अनुषा रिजवी एवं महमूद फारूकी ने भारत की इसी समस्या को पर्दे पर जीवंत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिनेमा बदलते भारत की प्रवृत्तियों को अपनी भाषा और शैली के माध्यम से अभिव्यक्ति देता रहा है। भारतीय सिनेकर्मियों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां रही हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा ने इनसे पलायन नहीं किया, बल्कि अपनी तत्कालीन प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ इनका सामना किया। हाल के वर्षों में इतिहासकारों ने सामान्य लोगों के जीवन और उनके इतिहास में रुचि दिखाई है। मेरी दृष्टि में इस प्रकार के इतिहास लेखन में फिल्में एक की रोल प्ले कर सकती हैं। चूंकि पारंपरिक ऐतिहासिक दस्तावेजों में राजा महाराजाओं, युद्ध, संधि एवं अन्य बड़ी घटनाओं के विषय में ही जानकारी मिलती है, इसलिए आज के इतिहासकार कुछ ऐसे स्रोतों की पड़ताल करने लगे हैं जिनसे सामान्य लोगों के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। वे जनगणना रिपोर्ट, फसल और बाजार के खाते, निजी डायरी एवं संस्मरण एवं स्थानीय समाचार पत्रों की खोज करने लगे हैं। फिल्में दैनिक जीवन को रिकॉर्ड करने वाले इन्हीं साक्ष्यों अथवा एविडेंस की तरह हैं। जब हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की बात करते हैं तो फिल्मों के रूप में न सिर्फ हमारे पास साक्ष्यों की प्रचुरता है, बल्कि इस प्रकार के इतिहास के निर्माण में फिल्मों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अंत में मैं अपना एक निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गर्मी की एक शाम थी। मैं गांधी मैदान में टहल रहा था। वहां बच्चों का एक मेला लगा था। रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में घूम रहे थे। कोई चाट और समोसा खा रहा था तो कोई मिठाइयों में ही सराबोर था। कुछ बच्चे झूले का आनंद ले रहे थे तो कुछ खिलौनों और कपड़ों के स्टॉल पर खरीदारी कर रहे थे। वहीं एक स्थान पर एक महिला बैलून बेच रही थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी बैलून ले लो, बैलून ले लो की आवाज लगाकर बैलून बेचने में अपनी मां की मदद कर रहे थे। मैं अपना वॉक समाप्त कर उन बच्चों के पास गया। मैंने उनसे 5 बैलून खरीदे। 2-3 मिनट बैलून से खेलने का मैंने अभिनय किया। फिर अचानक सभी बैलून उन बच्चों को ही वापस कर दिए। लो बच्चों, बैलून को रख लो, तुम सब इनसे खेलना। पर यह क्या, पलक झपकते ही उन बैलूनों को उन्होंने अपनी मां को दे दिया और फिर से आवाज लगाने लगे, बैलून ले लो, बैलून ले लो। मुझे लगता है कि ऐसे विषय पर भी फिल्में बननी चाहिए। बैलून बेचने वाली मां और उसके बच्चों पर फिल्म बननी चाहिए। हवा मिठाई और आइसक्रीम बेचने वालों पर फिल्म बननी चाहिए। रिक्शा चालकों पर फिल्म बननी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल और कुछ अन्य फिल्मों के रूप में ऐसी यथार्थ फिल्मों का निर्माण शुरू हो चुका है। भविष्य में इतिहास लेखन की दृष्टि से इस प्रकार की यथार्थ फिल्में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन ऐसे लोगों की स्थिति जरूर सुधरेगी, पर तब शायद इनका इतिहास नहीं बचेगा। इसलिए समाज के इन अति वंचित और अति उपेक्षित लोगों पर यदि फिल्में बनती हैं तो हमारी भावी पीढ़ी इन फिल्मों का एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर इनके इतिहास का निर्माण कर पाने में समर्थ सिद्ध हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच।